Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 नवंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डेड सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपसे आने वाले समय पर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको पता होगा हमने आज से 2 दिन पहले माउंट लेवोतोबी लाकी वॉल्केनो के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि रिसेंटली इस वॉल्केनो के अंदर में एक इरप्शन देखने को मिला है। तो ये वॉल्केनो कौन से देश में लोकेटेड है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर डी फिलीपींस। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज अपने लेक्चर को शुभारंभ करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। यह टॉपिक दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। WHO ने रिसेंटली एक वार्निंग जारी की है और बताया है दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर में एक बीमारी है जिसका नाम है मीजल्स, जिसको हम हिंदी में खसरा बोलते हैं। इसका खतरा लगातार बढ़ता चले जा रहा है और आज दुनिया भर में 20% से ज़्यादा जो केसेस है वो मीजल्स के नज़र आ रहे हैं और 10.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो करंट समय पर इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो तेजी से इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये वार्निंग जारी की गई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है दोस्तों, ये हाईली कॉन्टेगियस डिजीज है, आराम से यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकती है, फैल सकती है और आज स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा खतरा साबित होती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि एक इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो चलिए इसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। आखिरकार है क्या ये मामला, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या फिर इसका प्रिवेंशन आज के समय पर क्या है। जब मीजल्स की बात होती है तो जैसे मैंने आपको बताया हाईली कॉन्टेगियस डिजीज, आराम से ये फैल सकती है और ये बीमारी होती है एक वायरस की वजह से। देखिए कुछ बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन जो होता है ऐसे वायरस की वजह से होता है जो स्पेशली मान लो कोई इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है या कोई ऐसा एडल्ट है जिसको ये इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके नोज या थ्रोट में ये वायरस आज के समय पर देखने को मिलेगा ना। फिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार जैसे हम ये डेटा देख रहे हैं तो ये डेटा वाकई में एक चिंताजनक है। तो इसके हिसाब से ये बताइए आज के समय पर कौन कौन रिस्क में है इस बीमारी की वजह से, स्पेशली वो बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको ये वैक्सीन नहीं दिया गया है, उनको ये मीजल्स का सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया डेथ भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वेमेन, ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी की स्टेज में चल रही हैं और उनको अगर ये वैक्सीन नहीं लगा है इस खसरे का, तो हो सकता है यहाँ पर उनको भी एक बहुत बड़ा जो रिस्क है वो फेस करना पड़ जाए। या फिर कोई भी नॉन इम्यून पर्सन। अब ये नॉन इम्यून पर्सन के लिए आप कोई सी बीमारी देख लो, क्योंकि एक इंसान की जो इम्यूनिटी अगर वो स्ट्रांग है तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। अगर वो इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो कह सकते हैं चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर एक नॉन इम्यून पर्सन है जिसको वैक्सीनेट नहीं किया गया है ना, उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है, तो उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आज के समय पर दोस्तों जब हम बात करते हैं इस मीजल्स की, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर में ज़्यादातर ये कॉमन है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं, डेवलपिंग कंट्री में। और डेवलपिंग कंट्री ज़्यादातर आपको अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलेंगी, तो यहीं पर मीजल्स का खतरा भी सबसे ज़्यादा हमको नज़र आता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी मीजल्स की बात होती है ना, तो उसके साथ यहाँ पर एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम, वो है रूबेला। तो रूबेला क्या है दोस्तों, ये भी एक कॉन्टेगियस इन्फेक्शन है और ये भी वायरस की वजह से ही होता है, लेकिन मीजल से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे आप देख पाएंगे बॉडी के ऊपर में इस तरीके से रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं मीजल्स में, उसी तरीके से रूबेला में भी दोस्तों रेड कलर के जो रैशेस हैं बॉडी पर देखने को मिल जाते हैं। और इस वजह से कई बार रूबेला को जर्मन मीजल्स का नाम दे दिया जाता है या फिर 3 डे मीजल्स का नाम दे देते हैं।
ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर लोगों में कोई भी सिम्टम्स ही नहीं क्रिएट करता। जैसे अगर हम लोग मीजल्स की बात करेंगे तो वो कई सारे प्रकार के लक्षण दिखाता है एक इंसान में, जैसे ड्राई कफ होने लगेगा, नाक बहने लगेगी, बॉडी में पेन होगा, थ्रोट में प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, या फिर आंखों से पानी गिरना शुरू होगा, थकान, भूख ना लगना, डायरिया। तो इस प्रकार की दोस्तों जो ये प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती हैं जब भी किसी इंसान को मीजल्स वाला इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वही सिमिलर सिनेरियो रूबेला का भी है, लेकिन रूबेला में क्या होता है, जो लक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इतने ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन कई बार जो रूबेला है ना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अनबॉर्न बेबीज़ के लिए जो बच्चा अभी जन्मा नहीं है। ठीक है, यानी स्पेशली वो मतलब एक मदर के वॉम्ब के अंदर में धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। तो उस प्रेगनेंसी के स्टेज में अगर उन महिलाओं को ये रूबेला इन्फेक्शन होता है तो उससे कहीं ना कहीं उनके वॉम्ब में डेवलप हो रहे बेबी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मीजल्स और रूबेला का डिफरेंस है। फिर भी अगर हम दोनों के बीच में एक और सटीक तरीके से डिफरेंस करने की कोशिश करें तो मीजल्स फिर भी ज़्यादा खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रूबेला इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है जितना यहाँ पर मीजल्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। एग्जाम में मान लो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंस पता है, इतना याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या ये दोनों ही प्रकार की जो बीमारियां हैं प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, दोनों ही बीमारियां आराम से कंट्रोल की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको वैक्सीन प्रोवाइड करवाना होगा। वैक्सीन के 2 डोज देने पड़ेंगे, उससे इसको काउंटर किया जा सकता है। और पिछले 20 सालों में अगर हम बात करेंगे तो जो मीजल की वैक्सीन है दोस्तों, ये कई बार अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई है। लगभग दुनिया भर में 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु है उसको बचा चुकी है ये वैक्सीन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो बोलता है। तो दोनों बीमारियों को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि आज इंडिया में इतने सारे केसेस नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो इंडिया ने कई सारे प्रकार के प्लान चला रखे हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हम मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो जो मीजल वायरस है दोस्तों, ये दुनिया का, जैसे मैंने बताया, कॉन्टेगियस वायरस है। और कहीं ना कहीं हर साल, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया भर में हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है इस इन्फेक्शन की वजह से। जबकि जो रूबेला है इसको वैक्सीन से आप आराम से रोक सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। लेकिन एक समय आप देखेंगे 2010 से लेकर 2013 के बीच में भारत के अंदर में जो मीजल्स है इसको टैकल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस चलाए गए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, है ना, जहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग राज्यों में ये वैक्सीन देने की बात की गई और हमने लगभग 119 मिलियन बच्चों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई। फिर उसके बाद फाइनली 2013 के बाद जब 2014 आया तो एक बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया गया पूरे देश के स्तर पे, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, आप प्रीवियस डाल के चेक कर सकते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष को दोस्तों 2014 के अंदर में लॉन्च किया गया और इस पर्टिकुलर मिशन का मेन पर्पस यही था कि ऐसी आबादी हमारे देश में जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी है, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, उनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाए। और 2017 से लेकर 2021 के बीच में क्या होता है, इंडिया ने पूरे देश के स्तर के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान अपना लिया। ठीक है, एक रणनीति हम लोग लेकर चल रहे हैं जहां पे मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसी सेम पीरियड के अंदर में गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन भी यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी, जिसका नाम है रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। मतलब एक वैक्सीन है जिसके अंदर में रूबेला वायरस प्रेजेंट है ना। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और लोगों को इन प्रॉब्लम से बचाया जा सके। तो इसमें मिशन इंद्रधनुष का एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब ये मिशन इंद्रधनुष है क्या, चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये वो मिशन है, जैसे मैंने बताया 2014 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2014 में दिसंबर के महीने में इसको लॉन्च किया गया, जिसका मेन पर्पस क्या था कि बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाना और बीमारी से बचाना। इस मिशन का क्या मेन पर्पस है कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज करना, स्पेशली बच्चों के अंदर में, जो कि किया गया। 2020 तक यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत मीजल्स को लेकर भी कई सारे बच्चों को वैक्सीन दी गई, तो क्या मिशन इंद्रधनुष केवल और केवल मीजल्स वाली बीमारी को खत्म करने के लिए ही लेकर आया गया था? ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसमें मिशन इंद्रधनुष में बहुत सारी प्रकार की बीमारियों को कवर किया गया, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई। जैसे यहाँ पे बोला जाता है 8 ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हैं, जिसमें डिप्थेरिया है, उसके अलावा वूपिंग कफ है, उसके अलावा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, मेनिंटिक्स है, और टीटनेस है, पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंड मीजल्स है, एंड हेपेटाइटिस बी। अगर हमारे देश में इस प्रकार की 8 जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं तो उसके अगेंस्ट में वैक्सीन प्रोवाइड करवाने का जो मेन एम यहाँ पर है वो मिशन इंद्रधनुष का है। इस तरीके से दोस्तों मिशन इंद्रधनुष वर्क करता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, लगातार खबरों में है। तो आर्टिकल के साथ साथ ये जो बेसिक डेटा है, पीछे की इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आराम से अगर कोई सवाल आएगा तो आप हैंडल कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा, जो डिटेल्स हमने डिस्कस की है वो सब डिटेल्स एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्तों, जहां पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा। आपको नोट्स वगैरह की जो टेंशन है वो बिल्कुल आधी हो जाएगी, है ना। इस दिन मैंने डेटा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नोट्स बना पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ग्रुप में डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं और स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दिया करो। एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है जिसको आप सभी लोग ही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक कोड पर आते हैं, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे एक आर्टिकल डिस्कस करने के बाद में हम एक कोड डिस्कस करते हैं जो एथिक्स या एसए के पेपर में आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे जूडी गार्लैंड का यहाँ पे कोट है और वो मेंशन करते हैं, बिहाइंड एवरी क्लाउड इज अनदर क्लाउड, है ना। यानी कि हर एक बादल के पीछे एक दूसरा बादल। मतलब ये जो क्लाउड है ना, एक मेटाफर है, आप इसको किसी दूसरे चीज़ के साथ में लिंक करके समझिए। जैसे लाइफ के साथ में, लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं या डिफिकल्टीज हैं उसके साथ में। कई बार क्या होता है, ऐसे ही कोट एसए के पेपर में रखे हुए मिल जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये इसमें क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए। तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस वाले फ्रेज की, तो ये मेंशन करता है कि बहुत सारे कठिन समय आता है, ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में देखने को मिलते हैं और उन ऑब्स्टेकल्स में लगातार परेशानियां आती रहती हैं। और ये रियलिटी है। देखिए, एक लाइफ जो है, एक जिंदगी किसी भी इंसान की बिना प्रॉब्लम्स के नहीं चलती। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स कभी डिसअपियर नहीं होती, एक के बाद एक लगी रहती हैं। तो कहने का मतलब है बिहाइंड एवरी क्लाउड इज अनदर क्लाउड, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है लाइफ के अंदर में वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है। समझ रहे? तो हम अब कहेंगे कि हमने तो क्लाउड को एज अ नेगेटिव टैग देकर हमने इसको समझ लिया, तो आगे समझिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में, तो एक चीज़ आती है, क्लाउड अनप्रेडिक्टेबल है। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्लाउड का नेचर? कभी नहीं। ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज़्यादा कम होते रहते हैं, कभी हैं कभी नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करती है कि जो हमारे लाइफ है उसमें भी काफ़ी सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो चेंज है वो लगातार कांस्टेंट है, बदलाव होता रहेगा। उस बदलाव के साथ में आप किस तरीके से रह रहे हैं वो आपके ऊपर मैटर करता है। फिर एक और चीज़ देख सकते हैं, बादल आपको काफ़ी बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, हल्के भारी, ऐसे सब दिखाई पड़ते हैं, लाइट डार्क इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही दोस्तों लाइफ है, लाइफ में भी आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस देखने को मिलेगा। कुछ समय अच्छा है, कुछ समय यहाँ पे बुरा आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर अच्छा समय आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कंटिन्यूस साइकिल है। अब करना क्या है, इस कंटिन्यूस साइकिल में हमें नहीं पीछे हटना है। हमारा जो फोकस है अपने गोल के प्रति वो एज इट इज रखना ही है। हमें लगातार उसके प्रति काम करना है, चाहे कितने ही बदलाव क्यों ना आ जाएं। समझ रहे हैं? हमें उसको पूरे स्ट्रेंथ के साथ में फेस करना है। इस पूरे प्रोसेस को समझना है कि हाँ भाई, जो ये लाइफ है वो उतार चढ़ाव यहाँ पे होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हमें चलते रहना है आगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम भी चलते हैं। कैसा लगा कोट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे आता है यहाँ पर एक और आर्टिकल। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या मेंशन किया जा रहा है, जो चिकनगुनिया के केसेस हैं वो भी तेलंगाना में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हमने बात की थी मीजल्स के बारे में, अब आ गया चिकनगुनिया। ये भी बीमारी इंक्रीज हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, स्पेशली तेलंगाना के अंदर में। ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूएस ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है।
कि लोग यहाँ पे तेलंगाना से अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रिकॉशंस को मेंटेन करें, ठीक है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक्चुअली में तो वो ट्रैवल को अवॉइड ही करें। इस तरीके की जो एडवाइजरी हैं वो जारी कर दी गई हैं यूएस की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की साइड से, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे ट्रैवलर्स जो यहाँ से गए थे वापस यूएसए के अंदर में, तो वो चिकनगुनिया बीमारी को लेके गए थे। तो इस वजह से ये जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो यहाँ पे जारी की जा रही है, और ये एडवाइजरी 8 नवंबर को रिलीज़ कर दी गई थी। लोगों से बोला गया है कि आप प्रिकॉशंस को मेंटेन करें। लास्ट टाइम जीका वायरस था दोस्तों, जीका वायरस यहाँ पे महाराष्ट्र से सीधा यूएस पहुंच गया था। तो करंट समय पर तेलंगाना का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है इस बीमारी को टैकल करने के लिए, क्योंकि अभी 178 से ज़्यादा जो चिकनगुनिया के केसेस हैं वो 31 अगस्त तक हमको देखने को मिले, और कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपैरिजन में ये केसेस बढ़ गए। और करंट समय पर अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, बट माना जा रहा है कि ऐसे केसेस की संख्या इंक्रीज हुई है। अब ये चिकनगुनिया होता क्या है? एक वायरल डिजीज है जो कि स्पेशली मच्छर के काटने की वजह से होता है। जैसे मच्छर के काटने की वजह से जीका वायरस होता है, मच्छर के काटने की वजह से डेंगू होता है, और मॉस्किटो बाइट की वजह से मलेरिया होता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर यह चिकनगुनिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी एक बार ये बीमारी किसी को हो गई तो एकदम नहीं पता चलता है, 7-8 दिन बाद यहाँ पे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षण में कह सकते हैं बुखार हो गया, या जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, मसल्स पेन है ना, जोड़ के अंदर में सूजन आ गई है, रैशेस हो गए बॉडी पर। तो इस तरीके के लक्षण धीरे धीरे करके दिखाई पड़ते हैं। ये जो बीमारी है आज के समय पर ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका में देखने को मिल जाती है, प्लस इंडिया और पैसिफिक रीजन में भी आज के समय पर देखने को मिल रही है। स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं आज के समय पर, मान लो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बच्चा अभी जन्म ले रहा है, तो उसको ज़्यादा खतरा है, या फिर कोई बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा खतरा आपको देखने को मिलेगा इस चिकनगुनिया की वजह से। कई बार चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए वो भी जानलेवा हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर जो चिकनगुनिया है वो बीमारी फैलती है और क्या क्या यहाँ पर इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं। पहली बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आप सोचेंगे सर हम इतने सारे डिजीज डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करना बनता है। मैं आपको कारण दिखाऊं, ये देखो 2017 का क्वेश्चन जीका वायरस के ऊपर में, ये देखो 2023 का, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल ही पूछा गया था वोल्बाचिया बैक्टीरिया के बारे में। आप इमेजिन कीजिए ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, यानी मच्छर से फैलने वाली बीमारी। सबसे पहली बार इस बीमारी को 1952 में रिकॉग्नाइज किया गया था तांजानिया के सदर्न रीजन में। अब ये तांजानिया क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर हम लोग इसको मैप में देखें तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप, हमें चलना है अफ्रीका, और अफ्रीका को थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है तांजानिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसके ऊपर है कीनिया, युगांडा, फिर उसके बाद इधर बुरुंडी है, रवांडा है, और भी कई सारे कंट्रीज नीचे, मालावी आपको देखने को मिल जाएगा, मोजाम्बिक देखने को मिल जाएगा। ये सब देश आपको नजर आएंगे। ये है तांजानिया। तांजानिया का जो सदर्न पोर्शन है स्पेशली वो ये वाला पोर्शन है ना। यहीं पर सबसे पहली बार ये जो जीका बोल रहा हूँ, चिकनगुनिया का केस है वो नजर आया। जो चिकनगुनिया वायरस है दोस्तों, मतलब ये बीमारी हो रही है एक वायरस की वजह से हो रही है। एक ऐसा वायरस जो कि टोगावेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। अगर ये बीमारी हो जाती है किसी को तो क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है, 7 से 8 दिन बाद लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जैसा डेंगू और जीका वायरस में नजर आते हैं वैसे ही चिकनगुनिया में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन का सोर्स मच्छर हो गया। ठीक है, उसके अलावा कई सारे प्रकार के जो प्रिवेंशन है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मच्छर ना काटे, मच्छर से बचना होगा हर हाल में। मच्छर से बच गए तो बीमारी फैलेगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नहीं बच पाए तो यही ट्रांसमिशन आराम से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा मच्छर है ये, तो एक फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है, इसमें एडिस इजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपेक्टस ये मच्छर के नाम है। एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपेक्टस ये वो मॉस्किटोस है दोस्तों जिनके काटने की वजह से ये बीमारी फैलती है। ये जो दोनों स्पीशी के मच्छर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी वजह से डेंगू भी फैलता है। कई बार दिन में काट लेते हैं, हमको पता नहीं चलता, या अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह सुबह यहाँ पर कह सकते हैं ये काट सकते हैं, या दोपहर के समय पर काटते हैं ये मच्छर ज़्यादातर, है ना, और इन्हीं की वजह से बीमारी फैल जाती है। WHO के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आज अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के अंदर में इसका आउटब्रेक सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे चिकनगुनिया के जो केसेस है वो हमको यहाँ पे नज़र आते हैं। क्वेश्चन यह है कि सर इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है क्या, क्योंकि दुनिया भर में बीमारी फैल रही है। तो ट्रीटमेंट अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसेंट समय पर कुछ ट्रीटमेंट मार्केट में आ चुके हैं, अभी वो भी मैं डेटा शेयर करूंगा। लेकिन करना क्या है, ट्रीटमेंट से अच्छा हमें पहले ही प्रिवेंशन के ऊपर में फोकस करना होगा। पहले ही हम यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो ये बीमारी होएगी नहीं, तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मॉस्किटो कंट्रोल एक्टिविटीज़ के ऊपर में फोकस करना होगा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना होगा। आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं जब आप यहाँ पर सो रहे हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे चीज़ों को रोका जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है NVBDCP, इसका फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अब अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स आते हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ यही है कि भाई मच्छरों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जिसमें मलेरिया है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस है, काला अजहर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, इनको काउंटर किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। और जब मैं बात करता हूँ वैक्सीन की दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखिएगा। एक वैक्सीन है जिसका नाम है IXCHIQ, एक्सचिक करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है जिसको हाल ही में USA के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया है। और मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। तो नाम क्या है, एक क्वेश्चन बन जाए कि IXCHIQ, ये हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये वैक्सीन है चिकनगुनिया को काउंटर करने के लिए। इसको डेवलप किया है यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वेलनेवा ने, यानी यूरोप की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया, जिसका मेन काम है चिकनगुनिया वायरस को टैकल करना। ठीक है, अब बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कैसे बनती है आपको पता है। क्योंकि वायरस को काटना है तो आपको कमज़ोर वायरस का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा ही सिमिलर केस यहाँ पर भी है। चिकनगुनिया को काउंटर करने के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हल्का जो चिकनगुनिया वायरस है वो इसमें डाला जाता है, जिससे यहाँ पर आपकी एंटीबॉडीज़ एक्टिव होंगी। जब ये आपके बॉडी में पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ आपके चिकनगुनिया वायरस को ख़त्म करेंगी। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये अप्रूव की गई है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल है या फिर 18 साल से ऊपर है। तो इस वैक्सीन के अंदर में ये एक लिमिटेशन भी सेट हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, बच्चों के लिए नहीं है। अब ये देखिए, यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में जो जीका वायरस बीमारी है ये उसी मच्छर से फैलती है जिससे डेंगू फैलता है। ये सही बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, मैंने जबकि जीका वायरस के बारे में आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, बस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेंशन किया गया जो जीका वायरस है, इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअली भी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, ये भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बना। फिर आप देख पाएंगे डेंगू को काउंटर करने के लिए या डेंगू को रोकने के लिए हमने एक नया मेथड इस्तेमाल किया है रिसेंटली, वोल्बाचिया बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि वोल्बाचिया मेथड जो है कई बार न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम मच्छर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसको रोकने की बात करते हैं, स्पेशली डेंगू को काउंटर करने की बात करते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा काम की है, पेज नंबर 12 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं एक मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे हैं, जिनका नाम है सोनोवाल। ये वो आपको मंत्री देखने को मिलेंगे जिनका नाम है सरबंदा सोनोवाल। इनके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने मेंशन किया है चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जो मैरीटाइम कॉरिडोर है वो ऑपरेशनल हो चुका है, वर्किंग में आ चुका है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक बेसिकली रशिया का एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो वहां तक हमारा कॉरिडोर बन चुका है। अब हम लोग सीधा चेन्नई से रशिया तक सामान भेज सकते हैं, और रास्ते में जापान चाइना भी पड़ेगा तो इनसे भी ट्रेड कर सकते हैं, इवन साउथ कोरिया से भी ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। तो कहोगे अभी तक व्यापार नहीं होता था क्या? तो उसको समझने के लिए ये वाला मैप देखो, आपको बेहतरीन क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा रशिया, ये है यहाँ पर इंडिया, बीच में आपको देखने को मिल जाएगा चाइना, और रशिया पता ही आपको कितना बड़ा देश आपको नजर आएगा। ठीक है, ये रशिया का हो गया ईस्टर्न साइड, ये रशिया का हो गया वेस्टर्न साइड, इधर की साइड में हमारा आ गया ये यूरोप। ठीक, अब भारत को व्यापार करना होता है तो हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग तक जाते हैं। तो हमारा जहाज इस तरीके से निकलेगा, मुंबई से मान लो कुछ सामान लेके निकलना है हमें, तो हम मुंबई से सामान लेके निकले, निकलने के बाद में सीधा इस तरीके से आए, और उसके बाद में इस रीजन में यानी रेड सी जो है इसमें एंटर कर गए, और रेड सी से एंटर करके यहाँ पे एक कैनाल आता है जिसको बोलते हैं सुएज कैनाल। क्या बोलते हैं? सुएज कैनाल, सभी को पता है। इस कैनाल से जहाज पास होगा, ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जाएगा, और इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे मुड़ कर निकलेगा, और ऊपर रास्ते से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा? हमारे सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा,
और इसमें 40 दिन से ज़्यादा का समय लग जाएगा। जितने ज़्यादा दिन उतना ज़्यादा फ्यूल और उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का कॉस्ट लगेगा। तो हमने एक नया रास्ता बना दिया कि भाई घूम फिर के हमें जाना रशिया है, और फिर मान लो ये सामान रशिया को अपने इस वाले हिस्से में पहुंचाना है, यानी कि ईस्टर्न साइड में, तो वो सीधा फिर अपने ही एरिया से यहाँ तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन अब जो नया रूट शुरू हुआ है दोस्तों, वो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक है। तो ये रहा चेन्नई और ये है रशिया का व्लादिवोस्तोक। तो हमारा जहाज अब इस तरीके से निकलेगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होते हुए सीधा यहाँ पे गुजरेगा और ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हैं जो व्लादिवोस्तोक है इससे जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाएंगे, ठीक है, ये हमारा जहाज निकला इस तरीके से मलेशिया से होता हुआ, फिलीपीन से होता हुआ ईस्ट चाइना सी में एंटर करेगा। मैंने जैसे बोला हम इससे फ़ायदा होगा कि चाइना का जो ये वाला ईस्टर्न वाला पोर्शन है इसके साथ व्यापार कर पाएंगे। साउथ कोरिया रास्ते में मिलेगा, जापान रास्ते में मिलेगा, तो इससे भी व्यापार हो सकेगा। हमारा जहाज सीधा ऐसे आएगा और व्लादिवोस्तोक तक चला जाएगा। तो ये है यहाँ पर दोस्तों हमारा नया रूट। वैसे कहोगे ये रूट पुराना सा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, तब ये तैयार हो रहा था, अभी यहाँ पर ये ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के नाम से जानेंगे या इसका कोई दूसरा नाम होगा? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों, वो है ईएमसी। ईएमसी का मतलब क्या है? ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारे ईस्टर्न साइड में है, ये भाग ईस्टर्न सेक्टर में है, तो इस वजह से ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। ध्यान में रखिएगा इसको। अब क्या होगा, इस कॉरिडोर से बहुत सारा ऑयल सप्लाई, फूड, मशीन्स, इन सब का व्यापार हो सकेगा। और अभी धीरे धीरे करके आईमैक कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है, आपको पता ही है। अब आईमैक कॉरिडोर क्या है? जहाँ पे दोस्तों हम भारत को सीधा यूरोप के साथ में जोड़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया को हम पहले जोड़ेंगे मिडिल ईस्ट के साथ में, ठीक है, उसके अलावा जोड़ेंगे यूरोप के साथ में, ग्रीस के साथ में, जो यहाँ पे यूरोप है। तो ये आईमैक कॉरिडोर है, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी इसको लेकर ज़्यादा अपडेट नहीं है। बट जो यहाँ पर हमारा ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है ये ऑपरेशनल हो चुका है, वर्किंग में आ चुका है। और आज दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है। उसमें से भारत भी एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री 7,500 से ज़्यादा किलोमीटर की बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है। तो हमारे पास में बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पोर्टवे हैं, इनका कहना है कि आज दुनिया में लगभग 139 मैरीटाइम कंट्रीज ऐसी हैं जो दुनिया में समुद्र के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। हम चाहते हैं भारत को उसमें सबसे अव्वल नंबर पर लेकर आना। हमारे पास में बहुत टॉप क्वालिटी के पोर्ट ऑपरेशंस हो, बंदरगाह हो, कार्गो शिप हैंडलिंग की पावर हो, है ना, रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी हो, शिप को रिपेयर कर सकें, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो आने वाले समय पर हमारा टारगेट है हम इंडिया को कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द टॉप मैरीटाइम नेशंस के अंदर में लेकर जाएंगे पूरे दुनिया में। और उसके लिए आईमैक कॉरिडोर तैयार हो ही रहा है। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि रिसेंटली दोस्तों एक मीटिंग रखी गई है जिसका नाम है सागर मंथन, द ग्रेट ओशन डायलॉग, जहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है। लगभग 1700 लोग आए हैं और इसमें से 215 लोग अलग अलग 60 देशों से आए हुए हैं, जहां पे ये डिस्कशन हुआ है। और इसी दौरान दोस्तों ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है इसकी शुरुआत हो चुकी है। बोला ये जाता है कि अगर आप पहले देखेंगे, जैसा मैंने बोला, अगर हमें इस रास्ते से गुजरना हो तो लगभग 40 दिन से ज़्यादा लग जाता था ऊपर यहाँ पे रशिया तक जाने के लिए। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे केवल 16 दिन लगेगा। आप इमेजिन कर रहे हैं, ये दिन आधे से भी कम हो गया, ठीक है। और इसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट भी कम आएगा। तो हम सीधा अपना जहाज 16 दिन में सीधा रशिया तक भेज सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे। इससे जो व्यापार है वो और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि रशिया के साथ में भारत का जो व्यापार होता है उसमें हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, हमें घाटा रहता है, क्योंकि हम रशिया से बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर समस्या इसमें देखने को मिल जाती है। समझ गए? चलिए अब दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में बताइए, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ये सब चीज़ें वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, बस खाली अब ये लिखित में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाँ भाई कितने दिन पहले लगते थे, अब ये दिन कम हो जाएंगे। 16 दिन में हम यहाँ पे रशिया का जो पोर्ट है व्लादिवोस्तोक का, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। बीच में हमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनका एक्सेस भी मिल जाएगा। फिर पूछा जाए व्लादिवोस्तोक क्या है, तो व्लादिवोस्तोक दोस्तों रशिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर शहर कह सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदरगाह, पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और व्लादिवोस्तोक में एक बहुत बड़े साइज़ का बंदरगाह बताया जाता है, जहाँ से रशिया अपनी बहुत सारी मेन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। और बीच में यहाँ पे आपको पता होगा स्वेज कैनाल भी निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम व्यापार करते हैं आज तो इस स्वेज कैनाल से निकलता है व्यापार, है ना। अब क्या है, हमें स्वेज कैनाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सीधा यहाँ से निकल जाएंगे और इधर ऊपर व्लादिवोस्तोक तक पहुँच पाएंगे। तो स्वेज कैनाल भी एक इंपॉर्टेंट कैनाल है। कैनाल क्या होता है? एक पतला सा रास्ता जो दो समुद्र को जोड़ा जाता है।
लेकिन क्वेश्चन यह है कैनाल और स्ट्रेट में फिर फ़र्क क्या हुआ। देखिए स्ट्रेट यहाँ पर आपका नेचुरल स्ट्रेट है जो दो समुद्र को जोड़ रहा है, लेकिन कैनाल पतला सा रास्ता इंसान बनाते हैं कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता निकल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है स्वेज कैनाल। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या ऐसे थोड़ी घूम के जाएंगे, क्योंकि अगर स्वेज कैनाल ना होगा तो हमें इस तरीके से पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पे यूरोप तक। तो बीच में कैनाल बना दिया गया, रास्ता खोल दिया गया ताकि जहाज़ निकल जाए यहाँ से। तो अब पतला सा रास्ता है जहाँ से एक जहाज़ निकल जाता है। कई बार जहाज़ अटक भी जाते हैं, जैसे याद होगा 2021 में जहाज़ अटक गया था। ठीक है, तो एक ह्यूमन मेड वाटरवे है स्वेज कैनाल। आज का अगर हम देखेंगे दुनिया में बहुत सारे व्यापार को हैंडल करता है। बोला जाता है दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो इसी स्वेज कैनाल से गुजरता है। स्वेज कैनाल आज इजिप्ट के हाथ में है, तो इजिप्ट जो है इसको काउंटर करता है और बहुत सारा पेमेंट लेता है जहाज़ों से, ताकि जहाज़ को वो यहाँ से पास करवा सके। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे अभी के समय पर आपको पता होगा, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी कौन है। तो सीएजी अभी तक जीसी मुर्मू का नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर उनका टेन्योर हो रहा है समाप्त, तो हमारे देश को नए सीएजी मिल रहे हैं। तो सीएजी अपॉइंट कर दिए गए हैं जिनका नाम है संजय मूर्ति। तो ये नाम अपडेट करके याद रख लीजिएगा, हमारे देश के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ चुके हैं जिनका नाम है संजय मूर्ति, और ये इनका फोटो आपको नजर आएगा। तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कल मंडे में ये जो संजय मूर्ति साहब हैं इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ सीएजी। ठीक है, नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जीसी मुर्मू की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका टेन्योर हो गया है समाप्त। ये 2020 में जो है इस पद को संभाले थे, तो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं 2024 चल रहा है, तो 4 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन कहोगे सीएजी तो 6 साल तक सर्व कर सकता है, तो इसमें एक और कंडीशन है, 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में 65 साल की अगर उम्र हो जाती है तो भी यहाँ पे वो टेन्योर खत्म हो जाएगा, यानी दोनों में से जो भी चीज़ पूरी हो जाए। तो जो जीसी मुर्मू जी हैं इनकी उम्र पूरी हो रही है अभी, यहाँ पर 21 नवंबर को ये 65 ईयर्स के पूरे हो जाएंगे। तो जब 65 साल के पूरे हो जाएंगे तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, हमें नया सीएजी बनाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे नए सीएजी ऑलरेडी अपॉइंट कर लिए गए हैं, नाम है संजय मूर्ति। ठीक है, अब देखिए ये तो ये न्यूज़ आप सब भी पढ़ लेंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? क्योंकि सीएजी को लेकर आपके पॉलिटी का एक पूरा चैप्टर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 148 के अंदर में सीएजी के बारे में मेंशन्ड है, तो आपको ये पढ़ना होगा। पॉलिटी का रेलिवेंट टॉपिक मैं आपको पूरा यहाँ पे विस्तार से समझा दूंगा, जाके वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, या फिर जिन्होंने पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा उनका, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या है, जो सीएजी का इंपॉर्टेंस इंडियन पॉलिटी में वो क्या है, पहले ये सुनिए। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 148 है, इसी के अंदर क्या है कि जो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है सीएजी का, इसकी बात की गई है। तो हमारे संविधान के माध्यम से ये जो सीएजी का पद है वो आता है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर की तरह ये काम करते हैं, है ना। और नाम है इनका, मतलब जो पोस्ट है उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जब ये जनरल ऑफ इंडिया है तो इनका मेन काम होता है हमारे देश के जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसके हेड, भाई सरकार कहाँ पे खर्चा कर रही है ना, उसको यहाँ पर देखना, उसके ऊपर निगरानी रखना ताकि फालतू का खर्चा ना किया जाए। इस वजह से कई बार सीएजी को क्या बोल दिया जाता है, पब्लिक पर्स का गार्जियन। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो यहाँ पर फंड गवर्नमेंट ने इकट्ठा करा है, गवर्नमेंट के पास में जो यहाँ पर पैसा आया है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे कैसे कमाया है, तो इन सब के ऊपर में ऑडिटिंग करना प्रॉपर तरीके से, तो उसी को यहाँ पर देखने के लिए जो सीएजी है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ गए? अब उसके बाद दोस्तों इनके कई सारे प्रकार के काम आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान में सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। वैसे इसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पे सीएजी के पावर्स और भी कई सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है, लेकिन आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट की बात करता है पहले। तो बोला जाता है कि भारत के अंदर में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और इनको अपॉइंट कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। पॉइंट नंबर 2 कि भाई जो सीएजी की सैलरी होगी या दूसरे कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे वो हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा एक लॉ के माध्यम से। फिर उसके बाद में क्या सीएजी का एक बार टेन्योर खत्म हो जाता है उनको दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, दोबारा रीअपॉइंट आप नहीं कर सकते। नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस अंडर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स की बात आती है, यानी कि मान लो अब सीएजी का पद जब दिया है तो इनको टाइम पे सैलरी देनी होगी,
और भी कई सारे पर्क्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होती है, वो सब देनी पड़ती है। वो सब कहाँ से जाता है? तो जो हमने फंड बनाया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं CFI, तो इसी CFI से पैसा खर्च करा जाता है दोस्तों यहाँ पर CAG के सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब CAG को लेकर एक एक्ट है हमारे पास में जिसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, 1971 का यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें पावर्स वगैरह को मेंशन कर रखा है। इसी में दोस्तों टेन्योर के बारे में बताया है कि जो CAG होंगे वो 6 साल तक यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, या जब तक 65 साल के पूरे ना हो जाएं, दोनों में से जो भी चीज़ें पहले पूरी हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया GC मुर्मू जी के केस में यही हुआ, वो अभी 6 साल पूरे नहीं हुए हैं, 2020 में तो अपॉइंट करे गए थे, लेकिन 65 साल के पूरे हो गए तो टेन्योर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो नए CAG बनाने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन यह है कि CAG को हटाया कैसे जा सकता है? वो खुद से हट सकते हैं रेजिग्नेशन देकर, वो रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस से, कभी भी एक लेटर दे देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साइन करेगा, उनको रिजाइन का अप्रूवल दे देंगे। तो क्वेश्चन यह है कि वो क्या अपने मन से अगर रिजाइन देंगे तभी हटाए जा सकते हैं? क्या वैसे नहीं हटा सकते? वैसे भी हटा सकते हैं दोस्तों, रिमूवल प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से CAG को भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो कर सकते हैं रिमूव, लेकिन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर कंडीशंस ऑफ सर्विस की। तो CAG की जो यहाँ पे सैलरी है या जितनी भी सर्विस कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पर पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है, ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट ही यहाँ पर इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन यह है, बहुत देर से हमने ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में भी बात की है, तो आखिरकार क्या ताकत होती है CAG के पास में? तो जैसे मैंने आपको बताया CAG का पूरा जो प्रोसेस है वो 148 के अंदर में मैंशनड है, बट आर्टिकल 149 जो है अगला ही आर्टिकल, ये हमारे कह सकते हैं पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है कि पार्लियामेंट यहाँ पे CAG की ड्यूटीज़ और पावर्स को मेंशन करें। और आज के समय पर क्या होता है, पार्लियामेंट ने इसी पावर को डिफाइन करने के लिए 1971 का ये एक्ट बना रखा है, जिस एक्ट की मैं बात कर रहा था। ये जो एक्ट आपने पढ़ा है ऊपर, ठीक है, 1971 का, जिसके तहत टेन्योर वगैरह सेट किया गया है। तो आज यहाँ पे ड्यूटीज़ की जब बात करते हैं तो CAG का मेन काम है कि गवर्नमेंट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर रही है, या फिर हर एक राज्यों में जो यहाँ से पैसा खर्च हो रहा है, या यूनियन टेरिटरी में जो भी पैसा खर्चा हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर्स को पूरी तरह से देखना कि कहाँ कहाँ पर खर्चा किया गया है, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करके नई रिपोर्ट लेकर आना। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो ये CAG है इनका मेन काम क्या है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनके सभी खर्चों को देखना कि कहाँ कहाँ पर खर्चा सरकार कर रही है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट है ना, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कर रही है, इन सबको देखने का काम CAG का होता है। और जितनी भी यहाँ पर ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है, लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं उन सबको ये मेंटेन करने का काम करता है। गवर्नमेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स को कवर करता है CAG। ठीक है, क्योंकि देश के स्तर पर यहाँ पर इनको रखा गया, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है ये। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इनका वर्क करना बनता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इफेक्टिव चेक लगा हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर में, एक उसको इवैल्यूएट करता है कि भाई कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ कहाँ से पैसा आया है, कितना रिसीट हुआ है, कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उनकी ऑडिटिंग करके एक रिपोर्ट बनाना कि फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा है ना। तो इन सब ट्रांजैक्शंस को ये देखने का काम करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रेसिडेंट को भी देते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? बस इतनी सी बात है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर डेटा तैयार होता है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है कि भाई केंद्र सरकार ने कहाँ पे खर्चा किया है, कहाँ से पैसा रिसीव हुआ है, वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गवर्नर के पास में जाएगी। ठीक है, अब होता यह है कि ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास में जाती है। फिर यहाँ पे जो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, इनके पास में जाती है, वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा यही ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे जो स्टेट के वो गवर्नर के पास में जाती है, फिर हमारी विधानसभा में जाती है स्टेट के अंदर में, वहाँ पे इसको लेकर डिस्कशंस होते हैं कि भाई कहाँ पे खर्चा हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में यहीं पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका रोल आ जाता है। PAC का नाम सुना होगा, है ना, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को यहाँ पे एडवाइस करते हैं CAG कि भाई ये है रिपोर्ट, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर PAC जो है ये क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट से कि भाई कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फंड रिसीव किया है, उन सब चीज़ों को लेकर। तो एक चेक लगाया जाता है कि ऐसा ना हो कि सारा एक्सपेंडिचर, सारे जो रिसीट्स हैं वो सब गवर्नमेंट अपने मर्जी से करे, ऐसा नहीं है। CAG उनके ऊपर बैठा है इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखने के लिए। सिंपल हो गया। अब दोस्तों कई बार क्या होता है ना, इन्हीं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के अंदर में रिफॉर्म्स करने की बात की है कि भाई इनमें सुधार किया जाए। ऐसे डिस्कशन होते हैं कि भाई सुधार करिए फटाफट। अब ये सुधार कैसे करे जाएंगे, ज़रा इसको सुनिए।
एक कह सकते हैं फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं विनोद राय साहब, ये पहले सीएजी थे, तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करे। इन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट के ऊपर में जो ये एक चेक लगा रखा है कि हाँ जो एक्सपेंडिचर्स उनके ऊपर देखने के लिए सीएजी बैठा है, उसी तरीके से जितने भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड सोसाइटीज़ हैं, इनको भी सीएजी के दायरे में कवर करना चाहिए ताकि हमको पता चले किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। और जो सीएजी एक्ट है 1971 का, जो हमने देखा कि गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसके तहत टेन्योर वगैरह पता चलता है सीएजी का, तो इस एक्ट को अमेंड करना ज़रूरी है ताकि समय के साथ में इसे बदलाव किया जा सके। एक कॉलेजियम बना सकते हैं ताकि यहाँ पे एक नया सीएजी चूज़ करने का पूरा एक प्रोसीजर हो, है ना। उसके अलावा जो सीएजी है इनको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा ताकि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको भी ऑडिट किया जा सके कि किस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। तो सीएजी की पावर्स को एक्सपैंड करने को लेकर इन्होंने पहले कई सारे प्रकार के जो स्टेटमेंट्स है वो दिए हैं विनोद राय साहब ने, जो कि हमारे फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं। क्लियर। चलिए अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर पाओगे। हेल्थ वाला ये काट देना, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्या बात हो रही है आपको पता है, G20 समिट हो चुका है कल शुरू ब्राज़ील के अंदर में। तो ब्राज़ील कहाँ पर है, आइए फटाफट मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। शुरू से हुआ यह है, पीएम मोदी यहाँ से गए इंडिया से सीधा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया कहाँ पर है, ये है नाइजीरिया, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट देश है। नाइजीरिया से एक हाईएस्ट ग्रैंड अवार्ड भी यहाँ पर पीएम मोदी को मिला है। और फिर वो नाइजीरिया से सीधा आए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील नाम के देश में, यह है ब्राज़ील, एक बड़ा सा देश आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर G20 का समिट चल रहा है जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज प्रेजेंट हैं। इस G20 समिट को ख़त्म करने के बाद में वो जाएंगे गयाना। ठीक है, इस गयाना में जाने वाले हैं एक और मीटिंग अटेंड करने के लिए, स्पेशली कैरिकॉम यानी कैरिबियन नेशंस की मीटिंग को, तो उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा लास्ट ईयर यानी 2023 में जो G20 का समिट है वो भारत में हुआ था। तो भारत ने यहाँ पर एक चीज़ रखी थी, भारत ने एक वर्ड मेंशन किया था या सेंटेंस मेंशन किया था, हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि भाई लोगों के लिए डिसीजन लेना। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में एक चीज़ थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, कि ये जो पूरा पृथ्वी है वो एक है, हम सब देश एक परिवार हैं, हम सब का भविष्य एक है, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो पीएम मोदी ने मेंशन किया कि यही चीज़ ब्राज़ील के इस G20 समिट में आगे बढ़नी चाहिए। ये आप देख पाएंगे दोस्तों, उसी समिट का फोटो है जहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और साथ ही साथ में पीएम मोदी भी मेंशन देखने को मिलेंगे, आपस में बैठे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन वो भी पहुंचे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ये भी ब्राज़ील गए हुए हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर वो भी गए हुए हैं। तो ये सभी लोगों की मीटिंग हो रही है रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राज़ील में। तो जहां पे पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि आज क्या हो रहा है, जो हमारा ग्लोबल साउथ है। अब ग्लोबल साउथ क्या है इसको मैं डिफाइन करूंगा आगे। अब ग्लोबल साउथ ये मत समझ लेना कि हमारे दुनिया का जो साउथ वाला पोर्शन है उसको ग्लोबल साउथ बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा सही नहीं है, बताऊंगा आगे इसके बारे में। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल साउथ की, तो पीएम मोदी ने यहां पर मेंशन किया है कि आज यही ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज कई सारी प्रकार की क्राइसिस को फेस कर रही हैं। यहाँ पे फूड की प्रॉब्लम है, फ्यूल की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है। और ये क्राइसिस हुआ है दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, चाहे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। इन दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भुगतना किसको पड़ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को, या फिर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनको फेस करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया पिछले कुछ समय पर तेजी से आगे आया है। अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत ने कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव उठाए हैं। पीएम मोदी ने इस समिट में ये बोला है कि इंडिया लगभग 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुका है पिछले 10 सालों में। उसके अलावा भारत ने फ्री राशन प्रोवाइड करवाया है, लगभग हमारे देश में 800 मिलियन लोगों को हम फ्री राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी यहाँ पर और मेंटेन होगी। 800 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में ये जो अनाज है वो दिया जा रहा है। 550 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिल रहा है। अभी 60 मिलियन सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, रिसेंटली इनको भी इंक्लूड किया गया है इस इंश्योरेंस स्कीम में। ये बोला गया है वेमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ रहा है वर्किंग प्रोसेस में। तो इंडिया ने पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट किया है और हम दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं। 40 मिलियन फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके। फिर पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि भारत आज 2000 से ज़्यादा जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़ यानी फसलों की अलग अलग वेराइटीज़ डेवलप कर चुका है कि भाई यहाँ पर जैसा भी क्लाइमेट हो, सूखा पड़े या फिर पानी ना हो, फिर भी हम उन क्रॉप्स को उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिलेट्स कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से कई सारे स्कीम्स के माध्यम से इंडिया ग्रो किया है, वो इन्होंने मेंशन किया। बट प्रॉब्लम यह है कि आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर हमारा ग्लोबल साउथ वाला रीजन है जिसमें इंडिया भी आता है, वो कई सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं ड्यू टू दी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो कि लगातार चल रहे हैं। अब जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा था ना ग्लोबल साउथ, चलिए अब इस थोड़े से वर्ड को डिफाइन करते हैं। ग्लोबल साउथ में ये सभी देश आते हैं, तो कहोगे ऑस्ट्रेलिया भी तो साउथ में है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें क्यों नहीं है, बताऊंगा। और ग्लोबल नॉर्थ में आपको ये सब कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे, ठीक है। बीच में इसको बोलते हैं ब्रांट लाइन, तो ब्रांट लाइन के ऊपर यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ है, नीचे है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में आप अफ्रीका के सारे देशों को देख लो, या साउथ अमेरिका के सारे देशों को देख लो, या एशिया के इन कंट्रीज को देख लो, फिर भी चाइना को छोड़कर, लेकिन चाइना भी इसमें काउंट होता है। ये सब देश कौन से हैं? ये सब देश दोस्तों डेवलपिंग कंट्री हैं, लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है, या लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, या लो इनकम कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों की आय इतनी अच्छी नहीं है। लगातार काम कर रहे हैं हम ताकि हम ऊपर नॉर्थ वाली कंट्रीज की तरह हो सकें, यानी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हो सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं। हम भी यहाँ पर इनकी तरह विकसित देश बनना चाह रहे हैं, उसी की तरफ हम काम कर रहे हैं। अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, समझ रहे हैं, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज आपको दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे ग्लोबल साउथ में कवर किए जाते हैं, है ना। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है जो ग्रो कर चुके हैं, जिसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सभी को कवर किया गया है। ये सब दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी कवर कर लिया गया ग्लोबल नॉर्थ में। और ए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री या ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को बांटने वाली बीच की जो लाइन है इसको बोलते हैं ब्रांट लाइन। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई ऊपर वाला हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ, नीचे वाला ग्लोबल साउथ, याद रखना ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफाइन किया गया है कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी लेस डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप है। और जितने भी यहाँ पर डेवलपिंग, लेस डेवलप, अंडर डेवलप हैं, ये अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा देश हैं। इनको यहाँ पे ग्लोबल साउथ का एक टैग दे दिया गया। कहोगे ग्लोबल साउथ क्यों दे दिया गया? एक समय पर तो इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था कि भाई यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनकम इनक्वालिटी है, लोगों में जो इनकम है उसकी बहुत सारी असमानता है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये टैग हटा दिया गया है, अब यहाँ पे ग्लोबल साउथ का टैग दे दिया गया, जिससे यहाँ पर ये जो वर्ड है काफ़ी न्यूट्रल बन गया। समझ गए? जैसे मैंने आपको बताया थर्ड वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल साउथ का टैग मिला। ये जो वर्ड है ग्लोबल साउथ ये आया कहाँ से? सबसे पहली बार 1969 में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है कार्ल्स ऑग्सबे, ये आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया 1991 में, फिर उसके बाद रशिया, छोटे छोटे देश बन गए टूट कर। और जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो भी यहाँ पर बन जाता है। फिर धीरे धीरे करके जो ये गरीबी है, इनस्टेबिलिटी है, ये सब जो टर्म है वो कई बार वेस्टर्न मीडिया यूज़ करता था छोटे मोटे देशों के लिए, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। फिर क्या होता है, समय के साथ में एक नया वर्ड आ जाता है मार्केट में, ग्लोबल साउथ। कैसा आया वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम इनको गरीब या ऐसा नहीं बोलेंगे, ये सही चीज़ या सही नैरेटिव को फॉलो नहीं कर रहा है। हम ग्लोबल साउथ एक ऐसा न्यूट्रल सा वर्ड ले सकते हैं जहाँ पे इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लेस डेवलप कंट्रीज़ को एक साथ यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो इनको ग्लोबल साउथ वाला जो टैग है वो दे दिया गया। और आज वही ग्लोबल साउथ दोस्तों पावर बनता चला जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस ग्लोबल साउथ ने बहुत तेजी से एक बड़ा शिफ्ट फेस किया है। इन सब कंट्रीज की जो वेल्थ है वो इंप्रूव हुई है पिछले दशकों के अंदर में। वर्ल्ड बैंक ने खुद माना है कि भाई वेल्थ में शिफ्ट हो रहा है। केवल ग्लोबल नॉर्थ यहाँ पे अब डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है वो ग्लोबल साउथ तक जा रही है। प्रोजेक्शंस ये मेंशन करते हैं कि 2030 तक, 2030 तक लगभग 3 से 4 या 4 सबसे बड़ी इकॉनमीज, 4 में से सबसे बड़ी इकॉनमीज 3 ऐसी होंगी जो ग्लोबल साउथ से बिलोंग करेंगी, जिसमें चाइना है, इंडिया रास्ते में है। समझ रहे हैं? और आज हम लोग ग्लोबल साउथ को देखते हैं तो उनका टोटल जीडीपी हो गया, चाहे ब्रिक्स नेशंस में आप ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, ऑलरेडी वो G7 कंट्रीज को पछाड़ चुके हैं। उसके अलावा ग्लोबल साउथ में चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ये सब देखेंगे तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है दुनिया भर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के अंदर में, तो इनका महत्व इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं आज के समय पर ग्लोबल साउथ के लिए वो भारत ने चलाए हुए हैं, यानी कि इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया को बोला जाता है और इंडिया उसकी आवाज उठा रहा है। और वही काम दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने फिर से प्रूव कर दिया इस वाले समिट में, जो G20 का समिट ब्राजील में चला। हम फिर से ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं कि भाई ग्लोबल साउथ की आवाज सुनिए। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमको हो रही हैं, तो कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। और इंडिया दोस्तों ये आवाज बना है ग्लोबल साउथ की। कई सारे स्टेप्स हमने उठाए हैं। एक समिट भी हुआ था, पूरा सम्मेलन हुआ था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का,
भारत ने उस समिट को होस्ट किया जनवरी 2023 में, और होस्ट करते करते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि बोला हमें ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है, जो कि क्या करेगा, इन सब कंट्रीज़ को साथ में लेकर आएगा और वो रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर दूसरा, ग्लोबल साउथ साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की आवश्यकता है, जिसका मेन पर्पज़ है कि जो इंडिया की एक्सपर्टीज़ है स्पेस टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी में, हमारा मेन पर्पज़ होगा हम इन देशों के साथ में शेयर करेंगे, समझ गए, ताकि हम सब एक साथ ग्रो हो सकें। फिर आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट हो गया, जहाँ पे जितनी भी ज़रूरतमंद मेडिकल सप्लाईज है, दवाइयाँ हैं, है ना, जिस भी देश में प्रॉब्लम आती है, या ग्लोबल साउथ में अगर देख लो, इंडियन ओशन में देख लो, चाहे मालदीव्स हो गया, चाहे वो और भी कोई देश हो गया, इनको जब जब परेशानी हुई है, जब जब नेचुरल डिजास्टर आया है, भारत खड़ा है मदद करने के लिए। फिर उसके बाद ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम बनाने की बात की गई, एक ऐसा पूरा मंच क्रिएट किया जाए जहां पे इन सब देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो साथ में मिलकर डिस्कशंस करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकेंगे, जिससे कंट्रीज के रिलेशंस यहां पर ऑटोमेटिकली ग्रो होते हुए नजर आएंगे। फिर आता है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। ये क्या है? ये इंडिया की साइड से एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा इनिशिएटिव आप कह सकते हैं जहां पे हमने हाई एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी है। दुनिया भर की डेवलपिंग कंट्री से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अवसर मिलता है कि वो अगर हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आ जाएं भारत में, और इसकी जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये करना ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अगले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। ये वाली जो आर्टिकल है पेज नंबर 14 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, स्पेस वाले सेक्टर्स आप इसको लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रहा है? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इसने भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उतार दिया है। कल दोस्तों यहां पर यह कदम उठाया गया है। आपको पता है स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स यहां पर एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की है। सरकारी तो नासा ही है, वो आपको पता है, जैसे भारत के पास में इसरो है वैसे यूएसए के पास में नासा है। लेकिन हम दोनों देशों के पास में या दुनिया भर के देशों के पास में अब प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी आ चुकी हैं मार्केट में। तो यूएसए की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है वो है स्पेस एक्स, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे इलॉन मस्क की कंपनी। और मैं आपको बताऊं, ये भारत का पहला कोलैबोरेशन हुआ है दोस्तों इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के साथ में। अभी तक हमने कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन नहीं किया था। कल पहला कोलैबोरेशन हुआ है जहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च करवाई है, और ये रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, वो जो हमने सैटेलाइट लॉन्च करवाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है GSAT-N2 या GSAT-20 भी कह सकते हैं। इसके ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ध्यान में रखिएगा। तो कल इसको लॉन्च कर दिया गया है और ये जाएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में। और ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये करेगा क्या? ये हमको कम्युनिकेशन वाली पावर प्रोवाइड करवाएगा। कहने का मतलब यह है इसरो के लिए एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसरो का कहना यह है कि ये जो सैटेलाइट है ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको बढ़ावा देगा, है ना। जो हमारी फ्लाइट्स हैं उनके अंदर में एक अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो सैटेलाइट ज़रूरी है। इसमें कई सारे स्पॉट बीम्स वगैरह भी यहाँ पर फीचर करे गए हैं, ये बताया जा रहा है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे। तो इस सैटेलाइट का जो टोटल वेट वगैरह है वो 4700 किलोग्राम है, यानी 4700 किलोग्राम के आसपास। और इसका जो पूरा लाइफ होने वाला है वो 14 साल का होगा, यानी आने वाले 14 साल तक ये जो सैटेलाइट है वो वर्क करता हुआ हमको नजर आएगा। तो इस GSAT के बारे में थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, अदरवाइज कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ये सैटेलाइट कौन सा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और ध्यान रखिएगा ये पहला कोलैबोरेशन है भारत का जहां पे इलॉन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी के साथ में हमने किया, और इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के ही फाल्कन 9 रॉकेट के साथ में लॉन्च करवाया। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा काम का इकलौता एडिटोरियल है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही है जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या बात हो रही है? दिस टाइम फॉर अफ्रीका, ये करके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। G20 का समिट चल रहा है, वो हमने देखा। तो G20 के समिट के अंदर में पिछले साल यानी 2023 में जब भारत में समिट हुआ तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन जो ग्रुप है इसको G20 का मेंबर बना दिया। तो इसके बाद ये बन गया G21। अफ्रीकन यूनियन के अंदर में आपके अफ्रीका के जो 50 देश हैं, 50 से ज़्यादा देश हैं, वो सब इस यूनियन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इंडिया ने यहां पर एक पर्पस उठाया है कि भैया हमें अफ्रीका को साथ में लेकर जाने की जरूरत है। आज हम अफ्रीका को नकार रहे हैं, लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। पता है, दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स को, ये भंडार को अफ्रीका स्टोर करके बैठा हुआ है। और वही चीज यहां पर हम लोग आज जो अफ्रीका के प्रति एक सोच है कि भाई यहां पे ऐसे देश हैं, इनको छोड़ा जा रहा है। और अभी आपने देखा रिसेंटली PM मोदी नाइजीरिया गए,
और नाइजीरिया में आज लगभग कह सकते हैं 60,000 के आसपास भारतीय प्रेजेंट हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। तो नाइजीरिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नाइजीरिया भी अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन पता है नाइजीरिया के पास में ऑयल भरपूर मात्रा में है। आज भारत अपना 12% की ज़रूरत इसी नाइजीरिया के तेल से, इस कच्चे तेल से कर रहा है। तो यह है इंपॉर्टेंस अफ्रीकन कंट्रीज़ का। तो आज हमने दिखाया नाइजीरिया को, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस दिया है इंडिया ने, जिस इंपॉर्टेंस को वो डिजर्व करता है वही इंपॉर्टेंस हमें दुनिया भर के इस अफ्रीकन कंट्रीज़ को देना होगा, क्योंकि हर एक के पास में कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज छिपे हुए हैं, बस वो उसको निकाल नहीं पाए, जो कि चाइना आज कर रहा है। चाइना धीरे धीरे करके अफ्रीका के साथ में रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर अफ्रीका के प्रति कमिटमेंट लेकर चलनी होगी भारत को, अगर हमें चाइना को अफ्रीकन रीजन में बीट करना है तो। ठीक है, अब जैसे नाइजीरिया की बात करेंगे तो अफ्रीकन इकॉनमी में एक टॉप कंट्री है। ठीक है, और हम लोग नाइजीरिया चाहता है कि एक और उच्च लेवल पर लेकर आना, और इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकन कंट्री के लिए, ये अफ्रीकन देशों को पता है। क्योंकि इंडिया के ही अंडर में लास्ट ईयर अफ्रीकन यूनियन को यह दर्जा मिला कि वो G20 का हिस्सा बन पाए। आज तक G20 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तो आज भारत, जैसे मैंने आपको बोला ना, वही चीज़ जो ग्लोबल साउथ का डिस्कशन किया था, आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने हैं। इस आवाज़ को और दूर लेकर जानी होगी। कहने का मतलब है, अगर हम अफ्रीका के साथ में, क्योंकि अफ्रीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, हम उसके महत्व को आगे बरकरार रखें, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में हुआ ये, साल 2015 में आखिरी बार भारत और अफ्रीका के बीच में फोरम समिट हुआ था। इन दोनों के बीच में एक बड़ा सम्मेलन होता है, आखिरी बार 2015 में हुआ, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ। तो डिस्कशन क्या खाक होंगे? तो अभी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय पर हमें ये एक बहुत बड़ा समिट करना चाहिए, जहां पे सभी अफ्रीकन नेशंस के साथ में भारत कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करे, उनको यहाँ पे कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। उसके बदले में अफ्रीका हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड करवाएगा। यही सेम गेम चाइना ने भी खेला है दोस्तों, वही चीज़ हमें करना होगा। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना का भी इंटरेस्ट इस अफ्रीकन रीजन में बहुत ज़्यादा है। चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा रखे हैं। अफ्रीका को बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बना कर दिए हैं। अपना बड़ा मार्केट चाइना यहाँ पर एस्टेब्लिश कर चुका है। जो ये Djibouti आप किनारे एक देश देख पाएंगे, वहाँ पे 14 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना ने फंड किए हैं। इतना ही नहीं, पैसा भर भर के यहाँ पर चाइना ने इस पर्टिकुलर रीजन में दिया है, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर आप देखेंगे, है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इसका जो सींग सा दिख रहा है यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखेंगे तो इसमें इथियोपिया है, एरिट्रिया है, सोमालिया है, कीनिया है, मतलब कीनिया फिर भी नहीं आता, ये आप देख पाएंगे ऊपर Djibouti देखने को मिल जाएगा, ये रहा। तो ये 4 कंट्रीज आपको इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलेगी, जिसमें इथियोपिया को अगर आप देखोगे तो इथियोपिया अफ्रीकन नेशंस में जहां पे चाइना का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें इथियोपिया सबसे बड़ा देश है, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो अमाउंट है वो चाइना ने खर्च किया है। कीनिया के ऊपर आज बहुत सारा कर्जा है चाइना का, तो चाइना ने मौका नहीं छोड़ा, आराम से यहाँ पर ये पैसा लगाया, और लगाने के बाद में वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेस निकाले जो चाहिए उन्हें। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात आती है ना, चाइना का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है गोल्ड में। अब इन कंट्रीज में गोल्ड प्रेजेंट है, आयरन ओर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट स्टोन प्रेजेंट है, केमिकल्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इथियोपिया में प्रेजेंट है। तो भाई लोन दे दे के यहाँ पर कर दिया, कर्जे में डाल दिया। अब यहाँ पे आराम से वो ये एक्सट्रैक्शन करेंगे और निकाल निकाल के ये भंडार सब चाइना पहुँचाएंगे, और वहाँ से अब ट्रेड करेंगे। ये समझ रहे हैं? तो ये इनका मेन पर्पज़ है, इसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो चाइना का यहाँ पर पहला और इकलौता मिलिट्री बेस Djibouti में बनकर तैयार हुआ। Djibouti में उन्होंने अपना मिलिट्री बेस तक तैयार कर लिया है, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाइना यहाँ पर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कर रहा है। रीज़न यह है कि पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसी भी देश के लिए ज़रूरी हो सकता है, स्पेशली भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमारा तो पड़ोसी में ही है भाई, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है, इधर मान लो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, इधर इंडिया है, इधर पूरा अफ्रीका प्रेजेंट है, अफ्रीका को हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रेजेंट है। तो अफ्रीका ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला ऑयल बहुत सारा है, और हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? लेकिन चिंता यही है कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी उसकी जगह चाइना हर एक चीज़ में ये भाग ले चुका है। चाइना इवन इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी आपने सुना होगा। तो इसने अफ्रीका के अंदर Djibouti हो गया, कीनिया हो गया, यहाँ पे बेसिस बना लिए हैं, तो वो अपने पैर पसार रहा है। हमें भी यहाँ पर ये काम करने होगा, और हमारे पास में मौका है। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते कि ठग लिया जाए उस देश को या डेट में डाल दिया जाए, इससे छवि खराब होगी, जैसे यहाँ पर चाइना की हुई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, कि वो अलग अलग देशों को कर्जे में डाल देते हैं, फिर उनकी जो टेरिटरीज है उसको यहाँ पर फिर वो रेंट पर लेना शुरू कर देते हैं, जैसा इन्होंने श्रीलंका के साथ में किया। वो इंडिया वाला केस नहीं है।
हमें यहाँ पर बातचीत करनी होगी, काफ़ी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को लेकर डिस्कशन करना होगा, हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ की आवाज़ बननी होगी। आज ये इनकी बात नहीं करता है कोई, हमें इनको आगे लेकर जाना होगा, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, जैसे आज हम G20 समिट में कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे जब करेंगे तो समझ में आएगा इन कंट्रीज़ को कि चाइना से ज़्यादा जो एक ट्रस्टेबल पार्टनर हमारा हो सकता है वो इंडिया है, जिसके साथ में हम काफ़ी सारे डील्स कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। ये आराम से ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ में, बस खाली हमें कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेप्स उठाने की यहाँ पे आवश्यकता है। समझ रहे हैं? तो वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में समझाया गया। बस इतना सा यहाँ पे आज का पूरा डिस्कशन है। चलिए अब आते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी जो वॉल्केनो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत ही सरल सा ये क्वेश्चन था, बताइए। इसका सही उत्तर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में यहाँ पे ये वॉल्केनो एग्जैक्टली लोकेटेड है। और मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज़ पूछूंगा, बताओ इंडोनेशिया में वो कौन सा आइलैंड है? सिंपल सी नहीं है, थोड़ा टिपिकल है। इंडोनेशिया में वो कौन सा आइलैंड है जहाँ पे ये वॉल्केनो प्रेजेंट है, ये बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा डिस्कशन। आर्टिकल इतने ही हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब निचोड़ दी हैं। आपको पता है कितना सारा बैकग्राउंड डेटा भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर मॉर्निंग वाले वीडियो की। आज मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं आया, कल आएगा। दोनों वीडियो को कंपाइल कर दूंगा आज की डेट का, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बट मुझसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप इस लेक्चर में पहले क्वेश्चन लगाते थे, वो क्वेश्चन लगाइए, आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। चलो मैं कल ट्राई करूंगा, जैसे आज का ये पूरा डिस्कशन किया है, आज के डिस्कशन से रिलेटेड कल क्वेश्चन लगा दूंगा, कल टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट करेंगे तभी, जब आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, मतलब आप 30-40 हज़ार लोग देख रहे हैं, 50-60 लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर यार उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। वो आपको ही पता है, दिखेगा कि हाँ यार उसका कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है। तो फिलहाल कल मैं आपको दिखाता हूँ, सामने टेस्ट लेकर आएंगे, देखते हैं कैसा लोग का रिस्पॉन्स होता है, उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।